टू ऑल, कैसे हो? होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म प्रतिभा क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2024 का ईवीएस का लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2025 में आपका हुआ था। तो ये पीवाईक्यू है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी जितने भी 2011 से लेकर के 2023 तक मैंने सभी जो पीवाईक्यूज है वो अपनी ऐप पर करा रखे हैं। अगर किसी भी फ्रेंड ने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट टू माय चैनल प्रतिभा @classes10 या फिर प्रतिभा क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएंगी। आप उस पे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग। ये है मेरे पास सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 फॉरेस्ट राइट कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था जो 2006 में, उसमें जो फॉरेस्ट की जो रक्षा वगैरह करनी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अधिकार समिति है उसने किसको दी थी? ठीक है, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड वो दी थी ग्राम सभा को। किसको दी थी? ग्राम सभा को। ठीक है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 122 और 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक फैसिलिटी कैन बी यूज्ड फॉर अ स्टूडेंट विजिट एज एन इफेक्टिव लोकल लर्निंग। कि जो स्टूडेंट है उसके लिए कौन सी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। फर्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी। देखो पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है फ्रेंड, की लाइब्रेरी में जाकर के हम केवल बुक्स रीड कर सकते हैं। सेकंड है म्यूजियम, थर्ड है लोकल मेला और फोर्थ है पावर हाउस यूनिट। ठीक है, तो इसमें सबसे इफेक्टिव कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड है म्यूजियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है म्यूजियम में जो है वो क्या होते हैं, चीजों को एक तरह से म्यूजियम को हम क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, कि जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी एंशियंट चीजें हैं, उनका क्या करना, रख रखाव करना, उनकी देखभाल करना, तो उनको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? म्यूजियम। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड, की देख करके सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे वो देख के सीखते हैं, तो अगर वो म्यूजियम का भ्रमण करेंगे, देखेंगे, तो वो ज्यादा जल्दी से चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 123 और 123 जो क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा है, विच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय स्मॉल कार्निवोर्स। कि जो स्मॉल कार्निवोर्स है उसके द्वारा कौन सी स्टेप जो है फूड चेन की वो यूज की जाती है। फर्स्ट है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ट्रॉपिक लेवल के बारे में। तो जो ट्रॉपिक लेवल होता है जो वो इस तरह का एक पिरामिड होता है। ठीक है, इसमें 4 या 5 स्टेप्स ऐसे आपके होते हैं। जो सबसे फर्स्ट लेवल का स्टेप होता है वो आपका होता है प्रोड्यूसर्स का। कौन सा होता है? प्रोड्यूसर्स का, जिसमें प्रोड्यूस करने वाले आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके। ठीक है, सेकंड वाला आपके पास आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहले कंज्यूम करता है। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेंगे? प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेंगे? ग्रास होपर्स वगैरह। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आपके पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर, देन अपेक्स प्रीडेटर। अपेक्स प्रीडेटर में आपके बड़े बड़े जैसे लॉयन वगैरह हो गए, टाइगर वगैरह हो गए, और लास्ट में आपका क्या आता है? डिकम्पोजर्स, जो क्या करते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ये होती है स्मॉल कार्निवोर्स, ये किस में आते हैं? ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं फ्रेंड। किस में आते हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट मेंशन्ड एज अ ब्रॉड इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। कि इनमें से कौन सा कौशल ईवीएस में मूल्यांकन के लिए व्यापक संकेत के रूप में उल्लेखित नहीं है? नहीं पूछे हैं तो फ्रेंड हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एचटेट है ना, ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत करता है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड एनालाइज और फोर्थ है मेमोराइजेशन। तो हमें क्या करना है? बच्चे में कौशल का विकास करना है। ठीक है, तो उसका विकास करने के लिए आपको पता है जो मेमोराइजेशन प्रोसेस होता है, जो लर्निंग, मतलब हमें मेमोराइज नहीं करना, चीजों को रटना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? समझना है। एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखता है, एक्सप्लेनेशन से सीखता है, और एनालाइज करके भी बच्चा क्या करता है? सीखता है। सो मेमोराइजेशन जो है आपका वो इसमें नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 125, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन लर्निंग इंडिकेशन इन द टीचर लर्निंग प्रोसेस। कि जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो संकेतिक अधिगम है, अधिगम संकेतों की पहचान करने का उद्देश्य क्या है? तो उसको उद्देश्य फर्स्ट है टू टेस्ट चाइल्ड्स मेमोरी, कि बच्चे की मेमोरी का टेस्ट करना।
सेकेंड है टू प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर पेरेंट्स टीचर्स एंड चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस, थर्ड है टू रिकॉर्ड अटेंडेंस और फोर्थ है टू इवेलुएट टीचर्स परफॉर्मेंस। तो हमें क्या करना है कि कौन सा पर्पज है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए। तो हम बच्चे का टेस्ट लेंगे मेमोरी का, बिल्कुल नहीं। हम रिकॉर्ड करेंगे अटेंडेंस को, बिल्कुल नहीं। क्या ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो हम क्या करेंगे, टू प्रोवाइड a reference for parents teachers and children to understand progress, कि उसकी प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स टीचर चिल्ड्रन को, ठीक है। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 126। इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड फ्यू ट्राइब्स गेसेस सुनामी बाय नोटिस द एनिमल बिहेवियर इन अ डिफरेंट मैनर व्हेन डिड दिस सुनामी अकर इन इंडिया। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड, इसमें कह रहा है कि जैसे जो ट्राइब्स लोग थे जो अंडमान आइलैंड पर जो रहते थे फॉरेस्ट में, उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स का जो बिहेवियर है ना वो कुछ नॉर्मल नहीं है, इनकी एबनॉर्मल है। तो उससे ये पता लगा जाता है कि क्या आती सुनामी आती है। तो हमें ये बताने कि ये सुनामी कब आई थी। तो फ्रेंड ये सुनामी जो है वो आई थी दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2004 में ये सुनामी आई थी, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 127। विच टाइप ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग लाइफ अंडर सी टू 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। कि हमें क्या करना है, 12 साल, ठीक है, 12 साल के बच्चे को समुद्र के नीचे लाइफ कैसी होती है ये बताने के लिए कौन सा मल्टीमीडिया सोर्स हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फर्स्ट है इसमें कि हम क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स को यूज करेंगे, मॉडल्स को यूज करेंगे, एनिमेशन को यूज करेंगे, या फिर हम किसको यूज करेंगे, न्यूज़पेपर्स को। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखो फोटोग्राफ से केवल हम फोटो दिखा सकते हैं, और बच्चों को फोटोग्राफर की ग्राफ दिखा करके कुछ सिखाया नहीं जाता, थोड़े टाइम के बाद भूल जाएंगे। मॉडल्स बना के भी, या तो वर्किंग मॉडल से हम दिखा सकते हैं, वैसे मॉडल्स बना के थर्माकोल्स पर हम नहीं दिख। लेकिन जो एनिमेशंस होते हैं कि 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको एनिमेटेड यानी कि उनको दिखा करके जैसे फिल्म टाइप हो जाता है ना एनिमेशन, तो बच्चे क्या करेंगे, एनिमेशन से जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा है आपका, एनिमेशन। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 128। व्हाट इज मीन बाय स्कैफोल्डिंग इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, स्कैफोल्डिंग इज अ टीचिंग मेथड प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट लाइक हिंट टू हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर न्यू कॉन्सेप्ट। कि हम क्या कर रहे हैं कि ये एक मेथड है, स्कैफोल्डिंग टीचिंग मेथड है, सिखाने का मेथड है, जिसे टीचर क्या करेगा, एक बच्चे को ना हिंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, यानी कि उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जिससे बच्चा क्या करेगा, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेगा, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टीचिंग मेथड है दैट प्रोवाइड टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द स्टूडेंट लाइक हिंट वगैरह, ठीक है, कि हिंट वगैरह हमने क्या कर दिया, बच्चे को दे दिया, तो बच्चा क्या कर रहा है, उससे अपनी जो खुद की नॉलेज है एक नया कॉन्सेप्ट उससे सीख रहा है हिंट से, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड कांस्टेंट सुपरविजन फॉर ऑल चिल्ड्रन। नहीं भाई, देखो लगातार हम उसको निगरानी में रखेंगे तो कुछ सिखा थोड़ी ना पाएंगे। स्पॉटिंग चिल्ड्रन इन टास्क दैट दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली। हाँ भाई, यही तो होगा कि बच्चों को उन कार्यों में सहायता करना जो वे स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, जो अकेले नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया जाए। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर डिस्कसिंग डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज विद द चिल्ड्रन। की जो ईवीएस है उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट और रीसेटलमेंट जो है बच्चे उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कौन सा उसमें प्रोसेस इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है, नहीं वाले हैं ये भी। इसमें भी फ्रेंड क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं वाला हमें याद रखना है। फर्स्ट है आस्किंग चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफर। बिल्कुल कि बच्चों से पूछो कि भाई डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट और रीसेटल के बारे में डिस्कस करना है ना। ये कह रहे कौन सा सुटेबल नहीं है, तो सुटेबल क्यों नहीं होगा भाई, हमें तो डिस्कस करना है, बच्चों से डिस्कस करो कि भाई क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड है टेलिंग चिल्ड्रन अबाउट इफेक्ट ऑफ बिग डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट। बिल्कुल ठीक है कि हम क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि भाई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
जो ह्यूमन सेटलमेंट करता है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थर्ड है टेलिंग चिल्ड्रन टू इग्नोर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिस्प्लेस पीपल, कि जो पीपल डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं। भाई यही तो गलत है, नहीं पूछा है, इग्नोर क्यों करेंगे हम तो उनको बोलेंगे ना प्रॉब्लम फेस करने के लिए। तो ये क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग सीसी इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो इम्प्लीमेंट है इनकी फर्स्ट स्टेप क्या है, सीसीई को लागू करने का। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, तो जो सीसी है उसको लागू करने का सबसे पहला स्टेप क्लासरूम में क्या होता है, रिपोर्टिंग चिल्ड्रन प्रोग्रेस। भाई देखो बच्चा कुछ सीखेगा कुछ करेगा तभी तो हम रिपोर्ट सबमिट कराएंगे ना उसकी, तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं। क्रिएट लर्निंग सिचुएशन तो तब क्रिएट करेंगे ना, तब ये पता होगा हमें कि बच्चा करना क्या चाह रहा है। थर्ड है आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड लर्निंग पॉइंट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स, और फोर्थ है कंडक्टिंग असेसमेंट। तो देखो सबसे पहले कंटिन्यूस और कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी का मतलब होता है कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, ये देखें कि बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सीखना चाह रहा है। तो सीसी का फर्स्ट स्टेप जो वो क्या होता है, आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई हमें ये करना है, या फिर आइडेंटिफाई भी बोल देता है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या करना है और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। फिर सेकंड आता है बेसलाइन असेसमेंट, कि भाई हम उसका देखेंगे बेसलाइन। फिर थर्ड आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फोर्थ आता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। फिर आता है कंप्रीहेंसिव कवरेज, कवरेज करना। फिर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग आती है कि हम क्या करेंगे, भाई उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, और लास्ट में क्या आता है, फीडबैक, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप फ्रेंड क्या आएगा आपका, आइडेंटिफाइंग, कि सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच मीन्स डॉल्फिन गिव मैसेज टू ईच अदर, कि जो डॉल्फिन्स होती है वो किसके थ्रू क्या करती है, मैसेज देती है। फर्स्ट है साउंड, सेकंड है स्मेल, थर्ड है इलेक्ट्रिक कंट्रोल, फोर्थ है फिर हम। तो ये तो सभी को पता होगा कि डॉल्फिन्स क्या करती है, साउंड करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ ईवीएस एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर ईवीएस का क्या रोल नहीं है। फर्स्ट टू हेल्प चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट विद देयर सराउंडिंग्स एनवायरमेंट, बिल्कुल भाई, कि जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उससे तो कुछ सीखने को मिलता है ना बच्चे को। सेकंड है टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट, बिल्कुल ठीक है, कि बच्चा क्या करेगा कि अपनी समझ से ही तो सीखेगा, एनवायरमेंट में रहेगा तभी। तो इसमें पूछे कि कौन सा रोल नहीं है। थर्ड है टू प्रोवाइड ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अवॉइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्यों भाई, ओनली वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, कि ओनली को हम क्या मानते हैं, एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं, ठीक है। तो केवल थ्योरेटिकल ही नहीं, हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही पे मेथड पे क्या करना है, ध्यान देना है। ये कह रहा है केवल थ्योरेटिकल प्रोवाइड कराना, प्रैक्टिकल को अवॉइड करना, नहीं ऐसा नहीं है, हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को ही क्या कराना पड़ेगा, प्रोवाइड करानी पड़ेगी दोनों। और फोर्थ है टू हेल्प चिल्ड्रन रिलेट क्लासरूम लेसन्स टू देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है ये भी, कि हमें क्या करना है, चिल्ड्रन की हेल्प करनी, की क्लासरूम में वो जो सीख रहा है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट हो। सो द थर्ड ऑप्शन नहीं पूछे, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अर्थवॉर्म, की अर्थवॉर्म के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट है दे रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, सेकंड है दे हेल्प इन सॉफ्टनिंग द सॉइल, थर्ड है दे ईट डेड लीव्स एंड प्लांट्स, और फोर्थ है दे आर्टिफिशियल मेटल फर्टिलाइज द सॉइल। देखो फ्रेंड नोट पूछे, एज वी नो दैट अर्थवॉर्म आर द फार्मर्स फ्रेंड, की ये क्या होती है, अर्थवॉर्म फार्मर्स की फ्रेंड होती है। क्यों होती है, बिकॉज ये क्या करती है कि सॉइल के डीप में जाती है, टनल बनाती है, ताकि जो एयर होती है एरेटेड सॉइल बन जाए, मतलब जो सॉइल है उसके अंदर एयर आराम से चली जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को ईट करते हैं, खाते हैं, लीव्स वगैरह होते हैं, जो फ्रूट पील्स होते हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं, और जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये क्या करते हैं, सॉइल को आपके सॉफ्ट भी करता है। थर्ड है ये क्या करता है, डेड लीव्स और प्लांट्स को खाता है, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है कि फिशियल मैटर जो फर्टिलाइजर है सॉइल उसको भी, लेकिन दे रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी एज फार एज पॉसिबल अ प्लेजेबल वन एंड नॉट लेबोरियस फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बाय। ये कह रहे कि सीखने की प्रक्रिया जितना संभव हो उसके आनंददायक होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। यह सेंटेंस किसने दिया था? सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि ये सेंटेंस दिया किसने, दिया था जॉन डीवी ने। किसने दिया था? जॉन डीवी ने। ठीक है, अब आता है कि फ्रेडरिक फ्रोबेल ने क्या कहा था। तो जो फ्रेडरिक फ्रोबेल है, इसने क्या किया था, इसने नेचर को ना एक टीचर माना है बच्चे के लिए। ये कह रहा है कि जो नेचर है इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ स्टूडेंट, कि वो क्या है, फर्स्ट टीचर है किसका? स्टूडेंट का। कि स्टूडेंट नेचर में रहेगा तो वो क्या करता है? सीखता है। फिर है मारिया मंटेसरी। मारिया मंटेसरी के अकॉर्डिंग, मारिया मंटेसरी ने क्या किया है कि जो आपका नेचर है उसको रियलिस्टिक बोला है। मीन्स कि ये कह रहा है कि जो नेचर है, बच्चा रियल जो चीजों को देखता है वो उन्हीं से क्या करता है? सीखता है। इसने कहा है कि नेचर एंड रियलिटी, कि जो क्लासरूम है ना उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि वो रियलिटी, मतलब जो कहने का मतलब रियल लाइफ से जो चीजें हैं वो क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जॉन डीवी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट डज सीसीई स्टैंड्स फॉर इन द कंस्ट्रेंट ऑफ एजुकेशन? ये भी बताया था। सीसीई मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136। द बैम्बू डांस कॉमनली नोन एज चेराव इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम इंडियन स्टेट। की कौन से स्टेट क्या क्या है ये चेराव डांस है? तो ये किसका है? मिजोरम का। किसका है फ्रेंड? मिजोरम का। ठीक है, ये तो याद कर लेना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। कि जो प्रोसेस है सेपरेट करना किसको? पेट्रोल को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स से, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसके विभिन्न घटकों में अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं फ्रेंड? डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। आओ और भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिफाइनिंग। तो जो रिफाइनिंग है वो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी ऐसी चीज को जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, उसको इम्प्योरिटीज को क्या करना? रिमूव करना। किसके लिए? फॉर यूजेबल, यानी कि यूज करने के लिए। ठीक है, तो रिफाइनिंग क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ सब्सटेंस टू मेक इट यूजेबल। कि उसको यूज बनाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को यूजेबल बनाने के लिए इम्प्योरिटीज को अलग करना क्या होता है? रिफाइनिंग। और सेडिमेंटेशन क्या होता है? कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? सेटल डाउन इन द बॉटम। कि वो क्या होते हैं? नीचे बॉटम में क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। बाकी जो ऊपर का जो लिक्विड होता है उसको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। आपका क्या? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो पता ही है, फिल्टर करना विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर। तो ये प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को अलग अलग कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138। विच इटालियन बी वेराइटी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज हनी यील्ड एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन? क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कौन सी बी की वैरायटी को हम यूज करते हैं किसके लिए? इंक्रीज हनी यील्ड, हनी यील्ड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये करते हैं हम एपिस मेलिफेरा। क्या करते हैं? एपिस मेलिफेरा। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 139। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव मीडिया सोर्स ऑफ ईवीएस एजुकेशन? कहते हैं जो एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन है उसका सबसे इफेक्टिव मीडिया सोर्स क्या? मीडिया पूछे हैं तो फ्रेंड जो मीडिया है उसमें आपका क्या आता है? ठीक है, टीवी आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है, और क्या आता है? रेडियो आ गया, ये आते हैं ना मीडिया में। तो इसमें क्या आएगा? नेशनल ज्योग्राफी चैनल। कि जो हम टीवी पे नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं वो क्या है? एक इफेक्टिव मीडिया सोर्स है ईवीएस एजुकेशन के लिए। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट काइंड ऑफ थीम्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ईवीएस कंटेंट एट द प्राइमरी लेवल? कहते हैं जो प्राइमरी लेवल है ना उस पर हम कौन सी थीम को यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? फर्स्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक थीम, सेकंड है हिस्टोरिकल इवेंट, थर्ड है करिकुलर थीम लाइक फूड, शेल्टर एंड वाटर, और फोर्थ है ओनली साइंटिफिक थीम्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं क्या ओनली वर्ड, ये क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो ओनली साइंटिफिक थीम्स ये आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन कट गया, सेकंड आपका कट गया, फर्स्ट बचा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हम बच्चे को ऐसे नहीं सिखा सकते। और जो थर्ड ऑप्शन है कौन सा? कि करिकुलर थीम्स लाइक फूड, शेल्टर एंड वाटर। सो ये आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट, कि हम क्या करेंगे, फूड, शेल्टर और किसको यूज करेंगे, वाटर को, ठीक है, थीम के लिए। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 140th। विच ऑर्गन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूस। ये तो देखो वैसे भी हम कर सकते हैं। आपको पता है डाइजेस्टिव जूस, हार्ट कोई जूस प्रोड्यूस नहीं करता, किडनी कोई जूस नहीं देती, ब्रेन कोई जूस नहीं देती। हार्ट किसका काम करती है, पंप करने का काम करती है। किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। और फ्रेंड ब्रेन क्या करना है हमारा, थिंकिंग में काम करता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर एक डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है। और उस जूस का नाम क्या है फ्रेंड, बाइल जूस। क्या नाम है, बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और बाइल जूस क्या करता है फ्रेंड, बाइल जूस फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इनके जो फैट होते हैं उसके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, स्मॉलर वंस में, ठीक है। जो फैट होते हैं उसको हम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे में, फिर छोटे छोटे से हम उसको फैटी एसिड्स बनाते हैं, देन डाइजेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज लीवर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142। व्हाट काज द व्हाइट कॉटन लाइक सब्सटेंस समटाइम्स सीन ऑन ओल्ड पिकल्स। की जो अचार होता है ना, पुराना अचार, उसमें कई बार आप ना सफेद सफेद से रुई की तरह कुछ चीजें देखते हो, तो वो किसका कारण होता है। फर्स्ट, एक्सेसिव साल्ट। आपको पता है कि जो साल्ट है, शुगर है, ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव का। तो फर्स्ट, एक्सेसिव साल्ट हो नहीं सकता, हाई शुगर कंटेंट हो सकता। ओवर ड्राइंग, ड्राइंग से क्या करता है, अगर सुखा के हम अचार डालते हैं तो उससे मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और मॉइस्चर की वजह से ही क्या होती है, फंगल की ग्रोथ अचार में आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉटन लाइक सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है। तो क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फंगल ग्रोथ ड्यू टू मॉइस्चर। क्या हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से फंगल ग्रोथ हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। एट विच ईयर्स लेवल डिड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम डिसाइडेड टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन इन इट्स एग्रीमेंट। कि कौन से साल में जो यूएनईपी है उसने क्या किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को स्थिर करने का निर्णय लिया था। तो ये लिया था फ्रेंड 1986 में। किस में लिया था, 1986 में, ठीक है। इसमें देखो एक और ये बनती है कि यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या, तो आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं स्टेट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। विच वन इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। कि हमें क्या करना है, ईवीएस में उनको असेस करना है, इनकी उनका मूल्यांकन करना है। तो कौन सा नहीं पूछा है इसमें भी, कि कौन सा एक्सपीरियंस नहीं है स्टूडेंट्स का, मतलब कौन सी इंडिकेट नहीं करता एक्सप्रेशन। ड्राइंग, देखो ड्राइंग अगर बच्चा कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। ड्राइंग करके बच्चा इंडिकेट करता है, बॉडी मूवमेंट से बच्चा इंडिकेट करता है, क्रिएटिव राइटिंग से करता है, लेकिन इन्फरेंस, इनके अनुमान लगाना नहीं करता है। अनुमान लगाने से बच्चे का हमें एक्सप्रेशंस मतलब असेसमेंट उसका नहीं पता लगता, हम नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145। द 4 स्टेप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग आर। कहते कि किन 4 गतिविधियों का हम पालन करेंगे और जो कि अधिगम के आधारित है उनका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है आपका, मतलब इनको हमें क्या करना है, सीरियल वाइज लगाना है, यानी कि हमें क्या करना है, स्टेप वाइज इनको बताना है किसके स्टेप क्या है। तो देखो ये सही है, पहले स्टेप करेंगे, फिर एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे प्रोग्रेस पर, लास्ट में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ABCD ये ही इसका क्या रहेगा, क्रम रहेगा, ठीक है, ABCD। सो द फोर्थ कौन सा, ABCD फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ खरीफ क्रॉप। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ क्रॉप होती है ना, देखो एक छोटी सी ट्रिक है, आई होप आप समझ जाओगे। हिंदी में लिख के देखो, खरीफ है, खरीफ कितने वर्ड का है, 3 वर्ड का, ठीक है। बट एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं। तो देखो इसमें सरसों नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 का मैं बता रही हूँ कि जो खरीफ फसल होती है वो सारी 3 वर्ड की होती है, जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, तो ये भी 3 का ही है। और मोस्टली आप रबी देखोगे तो रबी कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का है, ठीक है। रबी, तो रबी में भी क्या आती है, 2 वर्ड वाली ही क्या आती है फसल, जैसे गेहूं, चना, जौ, ठीक है। और जैसे खरीफ में मटर आती है आपकी। तो इसमें क्या होगा, आपका जो राइस है, चावल, वो आपका
सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी ये देखो हर बार ना घुमा के क्वेश्चन पूछता भी है, और जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, वो भी यही होती है, घूम फिर के गेहूं, चावल, मक्का, जो ज्वार, बाजरा। तो हम इनको याद रख सकते हैं कि जो चावल है वो क्या है, खरीफ की फसल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 147, विच मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज मोर यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एटसेट्रा, where लैंड इज अनइवन एंड सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये कह रहे हैं कि लैंड जहां पर अनइवन हो, मतलब एक जैसी ना हो, और सफिशियंट वाटर हो, मतलब सफिशियंट वाटर ना हो, नॉट अवेलेबल मतलब पानी भी पर्याप्त नहीं हो, तो उस केस में ढेकली, रहट, ड्रिप इरिगेशन ये नहीं, जबकि हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन, इनकी थोड़ा थोड़ा पानी क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप से अगर बनते हैं लोन्स वगैरह बोला ना कॉफी प्लांटेशन, तो जो अनइवन है, यानी कि जो खेत है वो भी क्या अनइवन है, एक जैसा नहीं है, भूमि भी ठीक है आसान नहीं होती, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन जो है वो काम आएगा उसमें। फोर्थ ऑप्शन विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएस क्लासरूम। कौन सा ईवीएस कक्षाओं की अनुशासित विशेषता नहीं है, संक्षिप्त। तो इसमें ये भी नहीं वाला क्वेश्चन है, एच स्टेट नहीं के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेंड पुट अप करता है। फर्स्ट है यूज ऑफ विजुअल टू एड लर्निंग, second emphasis on direct information and definitions, third है active participation of children in constructing knowledge, और फोर्थ है connecting school knowledge to real knowledge। देखो फर्स्ट है विजुअल एड लर्निंग, बिल्कुल बच्चा विजुअल एड लर्निंग करेगा। थर्ड है एक्टिव पार्ट, अगर बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा कुछ सीखने में तो सीख कैसे पाएगा। और फोर्थ है कि जो स्कूल में नॉलेज यानी कि क्लासरूम में बच्चा कर रहा है उसको रियल लाइफ से जोड़ना, ये भी ठीक है, बट फ्रेंड्स केवल और केवल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देना और डायरेक्ट जो डेफिनेशंस हैं उनको रटना, ये क्या नहीं है, ईवीएस की कक्षा के लिए नहीं रिकमेंड करता। ठीक है, सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, इन विच पार्ट ऑफ कंट्री झूम फार्मिंग फेमस। कि झूम फार्मिंग फेमस जो है वो कहाँ की जाती है, तो झूम फार्मिंग की जाती है फ्रेंड नॉर्थ ईस्टर्न के तरफ। अब झूम फार्मिंग होती क्या है, देखो एक सिंपल वे में समझो, खेत है तो हमने क्या कर दिया, स्प्लैश एंड बर्न पॉलिसी करते हैं। वो स्प्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि उसको जला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जब राख बनती है ना, तो वहां के लोग ये समझते हैं कि जो राख है ना वो न्यूट्रिएंट होता है उसमें बहुत ज्यादा, तो कुछ टाइम के लिए उसको क्या करते थे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं और सेट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब कई साल बाद बिल्कुल न्यूट्रिएंट उसमें आ जाता है, मतलब वो ऐस जब जमा हो जाती है सारी, तो क्या करते हैं दोबारा से खेती करने लग जाते हैं। तो ये होती है झूम खेती, स्प्लैश एंड बर्न, कि जलाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। सो कहाँ की जाती है ये की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएस, की ईवीएस की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्या ये टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, क्या ये लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, क्या फिर कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, या फिर ये मल्टीपल डिसिप्लिन इंटीग्रेट करता है। तो देखो लर्नर सेंटर्ड बिल्कुल होनी चाहिए, हमें किसको पढ़ानी है, बच्चे को ईवीएस पढ़ानी है ना, तो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं है ना आपकी सेकंड क्लास के बच्चों को सेवंथ क्लास की बुक पढ़ा दो, ऐसा भी नहीं है। तो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, हमेशा ही कॉन्सेप्ट पे बेस होनी चाहिए, कंटेक्चुअल होनी चाहिए, और ईवीएस आपको पता है कि क्या करता है, मल्टीपल चीजों को अपने अंदर इंटीग्रेट करके रखता है। जैसे हम साइंस का कुछ पोर्शन पढ़ते हैं, एसएस का भी पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है मल्टीपल डिसिप्लिन को, बट ये टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाना किसको है, पढ़ाना टीचर को है, पढ़ना किसको है, बच्चे को पढ़ना है। तो ऑलवेज ये लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड कभी नहीं होनी चाहिए, और इसमें नहीं ही पूछा है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो फ्रेंड ये था 2024 वाला एग्जाम जो कि 25 में आपका हुआ था। होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले PYQs आपको सारे लगा के जाने हैं। आपको यू कांट बिलीव 70 to 80% एच स्टेट वाले जो है वो क्वेश्चन सारे ही मिक्सअप होते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ एच स्टेट की, तो अब वीडियोस में लेके आती रहूँगी एग्जाम तक। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आंसर जरूर करूँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलती हूँ नई वीडियो में।